राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्ण नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमारे 30 कदम में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का देखने वाले हैं इंडस्ट्री वाला सेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग 3 मेन सेगमेंट में बांट के रखे हुए हैं। हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी में वो सारे चीज आते हैं, सारे उत्पाद आते हैं जो हम लोग प्रकृति से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। सेकेंडरी में हम लोग जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, वो सारे के सारे हमारे सेकेंडरी सेक्टर में है। और टर्शरी सेक्टर में हम लोग क्या चीज को इंक्लूड करते हैं कि हम लोग उन जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनको किस प्रकार से सेवा के रूप में प्रदान कर रहे हैं। तो टर्शरी सेक्टर जो होता है सर्विस सेक्टर भी कहलाता है। इसके अलावा दो और सेक्टर है, चतुर्थक और पंचम। ठीक है, तो चतुर्थक सेक्टर में क्या करते हैं हम लोग, इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में हम लोग वहां पर एस्टिमेशन लगाते हैं कि किस देश की या फिर किस क्षेत्र की चतुर्थक क्षेत्र में कितनी भागीदारी है। पंचम क्षेत्रक हम लोग का बताता है कि किस क्षेत्र में या फिर किस अर्थव्यवस्था में सुशासन का लेवल क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सुशासन का लेवल क्या है, ये हमारा पंचम क्षेत्रक बताते हैं। तो हमारे सेकेंडरी सेक्टर जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेक्टर मुख्य रूप से इससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है कच्चे माल का निष्कर्षण, दूसरा बोल रहा है कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, और तीसरा बोल रहा है परिवहन और बीमा प्रदान करना, और चौथा बोल रहा है शैक्षणिक अनुसंधान और विकास। तो भाई जैसा कि मैं पहले बताया, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करना हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। तो ये वाला क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये हमारा क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, इनटू फिनिश्ड गुड्स, यही है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो सेकेंडरी हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और जैसा कि मैं बताया, सर्विस सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेवाएं प्रदान करते हैं। तो हमारा ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस जो है ये हमारे टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। और हमारा जो एकेडमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, अभी बताया मैं, ये हमारे चतुर्थक क्षेत्र का भाग है, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हालांकि उसको हम लोग फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर को हम लोग नंबर्स में काउंट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग इसका अभी अलग से उसका योगदान उसका होता तो है, लेकिन उसको हम लोग डेटा में हम लोग शो नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर की गतिविधि का एक उदाहरण है। सेकेंडरी सेक्टर का बताना है हम लोग को। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, माइनिंग कोल फ्रॉम द अर्थ, weaving cloth from cotton fiber, teaching in school, selling vegetables in a market। ठीक है, हमारे पास सेकेंडरी का पूछ रहा है, ये भी हमारे कपास के रेशो से हम लोग का कपड़ा बुनना। जैसा हम लोग अभी देखिए यहाँ पर से ऐसी क्वेश्चन आता है, भाई इजी रहेगा लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगला है हमारे पास, सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर वर्कर्स, रेड कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स और पिंक कॉलर वर्कर्स। पिंक कॉलर वर्कर्स जनरली हम लोग यूज करते हैं हमारे फीमेल्स के, जो फीमेल्स ऐसी है वर्क प्लेस में है, उनके लिए हम लोग पिंक कॉलर वर्कर्स बोल देते हैं। एक ब्लू कॉलर है, व्हाइट कॉलर है। व्हाइट कॉलर जो है ना हमारे ऑफिसर ग्रेड के लिए रहते हैं, ऑफिसर ग्रेड्स के लिए हमारे व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्लू कॉलर वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंडरी सेक्टर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया, सर्विस सेक्टर, ये टर्शरी है। सेकंड हमारे क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा हमारे पास हाउस होल्ड, और चौथा बोल रहा है हमारा प्राइमरी। तो भाई हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको भी हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी को हम लोग इंडस्ट्रियल बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा उप क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट नहीं है बोल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो भाई जो बैंकिंग एंड फाइनेंस है ये वाला जो है हमारे, ये सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है हमारा ट्रेजरी का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों ही जो है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में ही आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में ही काउंट होते हैं। अगला है हमारे पास, जब जो उद्योग कृषि उत्पादों को अपने कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाता है खनिज आधारित उद्योग, ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या बोलते हैं, कृषि उत्पादों को बोल रहे हैं, तो सामान्य सी बात है वहां पर कृषि आधारित उद्योग होगा। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे हम लोग का हमारा मोहन जूट मिल है हमारे पास। मोहन जूट मिल हमारा सबसे पुराना जूट मिल जो है हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखेंगे तो 1935 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो ये किस टाइप से है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेस्ड है। अगर हम लोग एथेनॉल की बात करें
एथेनॉल का जो प्लांट लगेगा, एथेनॉल हम लोग को अलग अलग मटेरियल से हम लोग बनाएंगे। जैसे अगर हम लोग बेसिकली हम लोग इसको देखते हैं, हमारे चावल से, हमारे राइस से हम लोग को प्राप्त होगा, जिससे आधारित हम लोग बेमेतरा में स्टैब्लिशमेंट करने वाले हैं। अगर हम लोग मक्का की बात करें, मक्का से भी हम लोग मक्का प्रसंस्करण मक्के के प्रसंस्करण से हम लोग जब एथेनॉल बनाएंगे तो वो वाला कहाँ पर बनाने वाले हैं, हम लोग कोंडा गांव में बनाने वाले हैं। उसके बाद एक और हमारे पास है गन्ना, गन्ने से भी निकलता है, गन्ने से भी हम लोग एथेनॉल बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कबीरधाम में, ठीक है, कबीरधाम में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, स्थापित बहुत सारे और भी ज़्यादा बहुत सारी जगह स्टैब्लिश किया जा चुका है। और ये प्रोसेसिंग लगातार आगे बढ़ रहा है ताकि हम लोग की निर्भरता जो हमारे क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा, उसको हम लोग कुछ मात्रा में कम कर सकें, और हमारा जो टारगेट है E20 का, ये हम लोग अचीव कर सकें। E20 क्या है, हम लोग को अपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना है। 20% एथेनॉल मिक्स करने से क्या होगा, जो हमारा 100 रुपए का पेट्रोल है वो उसमें से 20% तो हमारे पास जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 100 बैरल पर डे, सॉरी ये बहुत बड़ा डेटा है लेकिन मैं एक शॉर्ट में समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। 100 बैरल पर डे का अगर हमारा कंजप्शन है, हम लोग को रोज मंगाना पड़ता है अगर क्रूड ऑयल, तो इस 100 बैरल में, ठीक है, इस 100 बैरल में पूरा का पूरा हम लोग को खर्च पड़ जाता है। अब अगर हम लोग बात करें इस 100 बैरल से, अगर हम लोग 100 लीटर, ठीक है, हम लोग रफली हम लोग बात कर रहे हैं 100 लीटर हम लोग पेट्रोल अगर बना पाते हैं, तो इस पेट्रोल में ये हम लोग का खर्चा कितने का आया है, यहाँ पर 100 लीटर पेट्रोल का जो खर्चा आया वो हम लोग का डेली का खर्चा है। और अगर हम लोग उसी में ही 20% हम लोग वहां पर खर्च कर दें, हमारे एथेनॉल का हम लोग यूज कर लें, तो हमारा 20% खर्च जो इम्पोर्ट करने में हम लोग का खर्च जाता था वो हमारा कम हो जाएगा, तो ये हमारे लिए बेटर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग एथेनॉल इसमें ऐड करना चाहते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसा उद्योग जिसमें प्लांट और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, उसे इस तरह वर्गीकृत किया जाता है। बड़े पैमाने का उद्योग, मध्यम पैमाने का उद्योग, सूक्ष्म उद्यम, ठीक है, परिभाषाओं के अनुसार, और हमारे पास छोटे पैमाने का उद्योग। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, ये तो हम लोग ये कृषि आधारित हो जाएगा हमारा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यही राइट आंसर है हमारे पास। अगर जूट उद्योग की बात करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जूट उद्योग भी हमारा एग्रीकल्चर का हो जाएगा। और हमारा डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी जो हमारा पशुपालन वाला जो हमारा हो जाएगा सेक्शन, ये हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन वाला पार्ट है। और यहाँ पर डेयरी वाले को भी हमारे प्राइमरी सेक्टर का ही हम लोग पार्ट मानते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर ही है ये भी। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास फुटलूज इंडस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है पहले हम लोग देखते हैं, पहले ऑप्शन भी देख समझ लेते हैं। वे होती हैं जो किसी खास कच्चे माल के सोर्स से बंधी होती है, कई तरह की जगहों पर लगाई जा सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ जूते बनाती है, और पूरी तरह से सरकार का मालिकाना हक में होती है। तो पहली बार तो पूरी गवर्नमेंट के हक में दी जाती है, ओनली आ गया मतलब ये भी खत्म। तो हमारे पास ये दो है, किसी का खास कच्चे माल से लगे। देखिए हमारे पास ना नाम में ना इसका काम छुपा हुआ है, फुट लूज इंडस्ट्री। मतलब अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को किसी अन्य स्थान पे भी स्टैब्लिश करके, किसी मतलब कोई इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करके, या कोई हमारा कोई एरिया हम लोग ऐसा बना लें कि इंडस्ट्रीज को कहीं पर भी चेंज किया जा सके, तो फिर वहां पर उसको बोलेंगे हम लोग फुट लूज इंडस्ट्री। कई जगहों पे लगा सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज की मुख्य विशेषता क्या होती है। बेसिक इंडस्ट्रीज, they produce goods for direct consumers use. They supply their products as raw materials to manufacture other goods. तीसरा बोल रहे हैं they are always small scale, they do not require any electricity। तो हमारा ये तो दोनों खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं बोल रहा है, ऐसा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज बोल दिया मतलब यहाँ पर फिर एब्सोल्यूटनेस की बात आ गई, तो ये भी खत्म हमारा, ठीक है। दे प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंज्यूम्स ओनली, सॉरी ओनली नहीं बोल रहे ना,
लेकिन ये वाला भी हमारे पास सीधे कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाए जाते हैं। तो हमारा क्या होगा, वे अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे सामान बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पे सप्लाई करते हैं। ये बेसिक इंडस्ट्रीज का हमारे डेफिनेशन में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला है हमारे पास, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ध्यान देते हुए तेज औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। तो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान, और इसी टाइम पे हमारे पास 3 मेन इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में एक है बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट। अगला है हमारे पास, भारत में लाइसेंस राज का दौर मुख्य रूप से किसके द्वारा खत्म किया गया, किसके द्वारा खत्म किया गया, ऐसा पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ग्रीन रेवोल्यूशन और जीएसटी एक्ट। ठीक है, तो जीएसटी एक्ट तो हमारे जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड था, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमारे जो हमारे कृषि क्षेत्र में सुधार है उससे रिलेटेड है, हमारे उन्नत बीजों के उपयोग से रिलेटेड है, तो ये वाला भी नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, ये हमारे इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, लेकिन लाइसेंस राज को हम लोग खत्म किए एलपीजी रिफॉर्म से। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें जो एल जो है लिबरलाइजेशन को बता रहा है, और लिबरलाइजेशन में हम लोग अलग अलग बहुत सारी जो फील्ड है हमारे ओपन किए, जो पहले कोई प्राइवेट सेक्टर जिसमें काम नहीं कर सकता था अब वो कर सकता है, तो लाइसेंसिंग व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ किए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का पहला प्राइवेट लोहा और स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है भाई, ये वाला मैं आप लोग के लिए समर्पित करता हूँ। आप लोग इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज को ऐतिहासिक रूप से आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा। तो पीएसयूज को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, उनको पीएसयूज के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। उन्होंने मतलब उनको ये लगता था कि ये हमारे पूरे के पूरे भारतीय व्यवस्था में जो सेकेंडरी सेक्टर के योगदान को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे। यहाँ पर इसी के द्वारा ही हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में आएगा, ऐसा उनका मानना था। तो इसी नाम से वो आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी उन्होंने। तो हमारा राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नवरत्न का दर्जा पीएसयूज को इन आधारों पर दिया जाता है, ऑन द बेस ऑफ देयर एज, या फिर इसका टाइम स्पैन बोल सकते हैं, देयर लोकेशन, ठीक है, देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑटोनॉमी, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हमारा राइट आंसर होगा देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑटोनॉमी, उनका प्रदर्शन और उनकी स्वायत्तता के आधार पे पीएसयूज को हम लोग नवरत्न, महारत्न, ये सब का दर्जा हम लोग देते आए हैं और आगे भी देंगे। चलिए आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत की जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का अनुमानित योगदान कितना है। तो सेकेंडरी सेक्टर का पूछ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 15%, 25 से 28, 54 और 10%। तो लगभग 25.5% से 30 के आसपास तक का जो हमारा अनुमानित है, एस्टिमेटेड है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगर हम लोग बात किया जाए कि सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्शन का है, किस सेक्टर का है, तो उसमें आंसर आएगा हमारा टर्शरी सेक्टर। तो सबसे कम योगदान किसका है, तो प्राइमरी सेक्टर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंडरी सेक्टर को किस सब सेक्टर ने 2025 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाई दिया था। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट तो नहीं है, फूड प्रोसेसिंग भी नहीं है, हमारा कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम, ठीक है, किस उद्देश्य का उद्देश्य बताना है हम लोग को। गिव फ्री लैंड टू फार्मर्स, फार्मर्स के लिए नहीं है भाई, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर है। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन। ठीक है, और इसका फिर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इसको हम लोग इंटरनेशनलाइज करने वाले हैं, इसको ग्लोबलाइज करना चाह रहे हैं। और इसी से लिंक्ड है हमारे पास एक और, यहाँ पर दो और चीज है हमारे पास, एक आत्मनिर्भर भारत योजना है और एक हमारे पास है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, तो ये सारे के सारे का उद्देश्य एक ही है, सबका मकसद एक ही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऐसे हम लोग प्रोडक्शन लेवल हम लोग का ऐसा रहे, प्रोडक्शन का हमारा सेक्शन ऐसा रहे
कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसे बेच पाएँ, मतलब अल्टीमेटली हम लोग को एक्सपोर्ट करना है, उद्देश्य हमारा एक्सपोर्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी द्वारा कितनी कोर इंडस्ट्रीज को ट्रैक किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। ठीक है, 8 इंडस्ट्रीज को किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत के 8 मुख्य उद्योगों में से नहीं है? तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? स्टील, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई कोर सेक्टर के बारे में आप लोग ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रांस क्यूब। ठीक है, अब ये फ्रांस का स्पेलिंग राइट स्पेलिंग नहीं है, लेकिन ऐसे याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, स्टील, क्रूड ऑयल, सीमेंट और कोल। ये 8 हमारे पास इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसको हम लोग कोर इंडस्ट्री के तौर पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो इन सब में फार्मास्यूटिकल तो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है इस ट्रेंड से मैनुअल लेबर की ओर लौटना, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन और डेटा एक्सचेंज, आईओटी, एआई और स्मार्ट फैक्ट्री, पर्यावरण बचाने के लिए फैक्ट्रियां बंद करना, और चौथा बोल रहा है बिजली के लिए सिर्फ कोयले का इस्तेमाल करना। तो भाई एंजेला मर्केल जो है जर्मनी की उस टाइम पे चांसलर थी, और वो एक कॉन्सेप्ट देती है इंडस्ट्री 4.0, जिसकी चर्चा मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ। इस इंडस्ट्री 4.0 का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमारे पास जितना कम कॉस्ट में हमारा काम बनेगा उतना ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट नजर आएगा। तो हम लोग प्रॉफिट ज़्यादा निकालने के लिए हम लोग के पास कॉस्टिंग कम करना है। तो कॉस्ट कहाँ पर कम हो सकते हैं? लेबर्स में। लेबर्स कम कैसे होंगे? अगर हम लोग ऑटोमेशन कर दें तो। ऑटोमेशन क्या होता है? अगर जो हमारी अलग अलग जो हमारी मशीन्स हैं उन सबको हम लोग इंटरनेट के थ्रू अगर लिंक करते हैं और उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पर किस टाइम पे कौन सा मशीन काम करेगा, और फैक्ट्री में सारा का सारा जो प्रोडक्शन का काम है पूरा का पूरा कब हमारा जो मशीन है वो अपने से ही देख ले, पूरा सब चीज को अपना हमारा मशीन ही देख ले अपने से। तो इसी को ही बोलेंगे ऑटोमेशन, और इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अब इंटरनेट मतलब वो इंटरनेट नहीं जो हम लोग यूज करते हैं, ये अलग अलग टाइप का भी होता है, लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है, अलग अलग होता है। तो वहाँ पर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क और जो कि हमारा क्लोज सर्किट में रहेगा, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके, एआई का यूज करके, स्मार्ट फैक्ट्रीज का यूज करके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो यही है हमारे पास इंडस्ट्री 4.0 या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया को इसमें बदलने के लिए लॉन्च किया गया था। ग्लोबल सर्विस हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल एग्रीकल्चर हब, ग्लोबल टूरिज्म हब। तो भाई हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। ये दो चीज है हमारे पास, इन दोनों ही चीज़ों में हम लोग ध्यान देते हैं। एक हमारे पास मेक इन इंडिया है कि इंडिया में बनाओ, और मेड इंडिया, इंडिया मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये हमारे इंडिया में बना हुआ है, इस बात को बताना। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट हमारा इस नाम से था कि हम लोग स्वदेशी को बढ़ावा दें, हम लोग आत्मनिर्भर भारत 1.0 जो हम लोग अभी तो स्टार्ट किए। ठीक है, जब चाइना के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस किए कोविड के टाइम में भी। तो आत्मनिर्भर भारत योजना हम लोग जो अभी स्टार्ट किए ना, उसका बेस हम लोग कब से पहले से रेडी करते आ रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है? ग्लोबल सर्विस हब, ये तो हम लोग हैं ही हैं। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीएम मित्र योजना। ठीक है, पीएम मित्र, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इस मित्र का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पीएम मित्र योजना, इसमें क्या बोल रहे हैं? स्पेशली टारगेटेड एट विच इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टारगेट करके ये हमारे पास ये हमारा स्कीम लेके आया गया था। अगला है हमारे पास राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी टू रिड्यूस, ऑप्शन क्या क्या दिया हमारे पास? जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को कम करना, जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना, ये सभी इंपोर्ट पर बैन लगाना, सभी फैक्ट्रियों को ग्रामीण इलाकों में ले जाना।
देखिए ये सारा चीज़ ना, बाकी चीज़ों को भी हम लोग समझ के चलते हैं कि हमारे पास इससे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो पहला हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है टू रिड्यूस द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी। ये क्यों करना चाहेंगे भाई? हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको करने की। हम लोग अलग-अलग सेक्टर को बढ़ाने की बात करते हैं, ये क्या हमारा एक नेगेटिव अप्रोच हो जाएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा हमारे पास क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू 25% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, ये बात तो सही है। ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या बोल रहा है, टू बैन ऑल इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो हम लोग इम्पोर्ट्स को बैन नहीं कर सकते। हम लोग क्या होता है, हम लोग डेमोक्रेसी है, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कि जो जनता को चाहिए चीज़ें जनता के हिसाब से होती है, और जनता को अगर बाहर के प्रोडक्ट चाहिए तो फिर उनको मिलेगा। अगर उनको जैपनीज कार चाहिए तो जैपनीज कार आएगी यहाँ पे। तो ठीक है, टू बैन ऑल इम्पोर्ट्स। ठीक है, इम्पोर्ट बैन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या बोल रहे हैं, इसलिए ये गलत है ना। और क्या बोल रहे हैं, टू मूव ऑल फैक्ट्रीज टू रूरल एरियाज। हालांकि ये हो रहा है, फैक्ट्रीज को नहीं, लेकिन और जो हमारे, अगर हम लोग बैंगलोर की बात करें ना, तो ये हम अगर ये पूरा का पूरा हमारा कर्नाटक हो गया मान लेते हैं, उसमें यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है बैंगलोर। इस बैंगलोर में यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग की समस्या यहाँ पर हो रही है। तो अभी कंपनी क्या कर रही है कि आसपास के जो गांव है ना, आसपास के गांव है या स्मॉल सिटीज हैं, वहां पर अपने सेंटर्स ओपन कर रही है, और वहां पर मतलब ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे जो डेमोग्राफी का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अलग अलग जगह उन लोग को बांटा जा रहा है, ताकि वहां पर इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि क्राउड कम होगा, ओवर क्राउडिंग जो हो रही है समस्या वो कम होगी, सबसे पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट ये कि जो हम लोग को ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक में वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टाइप का जाम लगता है, तो एक वहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। इसके अलावा जो हम लोग को यहाँ पर बेनिफिट होगा, इन जो एरियाज़ हैं, जो अदर और एरियाज़ हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फैक्ट्रीज को रूरल एरिया में मूव कर रहे हैं, पूरी तरह से तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑल बोल दिया ना, सभी बोल दिया, इस नाम से गलत हो गया, पूरी तरह से ये गलत है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग देख चुके हैं। अगला हमारे पास क्या दिया है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है, तो हम लोग को क्या होता है, अगर हम लोग एक इंडस्ट्री, हम लोग इसको पहले समझते हैं, हमारे पास कोई रॉ मटेरियल, यहाँ पर से रॉ मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पर से हमारे पास यहाँ पर हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोग को अगर कहीं पर भी फैक्ट्री लगाना है ना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है पानी। पानी के अलावा हमारे पास कच्चा माल, जहाँ पर से सबसे सबसे ज़्यादा आसानी से जहाँ पर उपलब्ध हो। जैसे जिस जगह पे हम लोग को कोयला निकलते रहेगा ना, वहीं पर हम लोग कोयला खदान में डालेंगे, और वहीं आसपास ही हम लोग वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। जैसे अगर हम लोग सिंपल सा कोरबा की बात करें, तो कोरबा में क्यों है, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ छत्तीसगढ़ का पार्ट है, ठीक है, हमारे नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ही हमारे हमारे पास गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, और जहाँ गोंडवाना पाया जाएगा वहीं पर हमारा कोयला मिलेगा। कोयला मिलेगा मतलब वहीं आसपास ही कोयले से संबंधित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना है, तो वहाँ पर कोयला चाहिए, वहाँ पर पानी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, और जो रॉ मटेरियल कुछ एक्स्ट्रा अगर हम लोग को चाहिए वो चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह पे हम लोग नहीं करा पा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करेंगे। तो ये रूट रहेगा ना, उसको हम लोग को डेवलप करना रहता है। तो इन एरियाज को हम लोग को डेवलप करना जरूरी है, ताकि हमारा यहाँ पर आवागमन और यहाँ पर मटेरियल्स का जो एक्सचेंज है वो आसानी से होता रहे। इसीलिए बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, अ नैरो एरिया, नैरो हॉल हॉलवे इन अ फैक्ट्री। ठीक है, गलियारा बोल रहा है, तो फिर वो तो नहीं है भाई, गलियारा नहीं है ये। अब पैकेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया टू स्टिमुलेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, और हमारे पास क्या बोल रहे हैं, औद्योगिक सुरक्षा के लिए कानूनी दस्तावेज तो नहीं है भाई, एक ट्रेड यूनियन ऑफिस ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज वो है जो सनराइज बोल रहे हैं, मतलब सुबह दिन के टाइम में रहेगा, दिन के टाइम में दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग ये बात को और समझ के रखिए कि हम लोग जैसे अगर जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप लोग उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन कुछ भी हो, ऑप्शन में कुछ भी आए, कुछ जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि मैं जो जो वर्ड बता रहा हूँ वही आ जाए। लेकिन वहां पर आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर जिस पैटर्न में मैं बता रहा हूँ, उस पैटर्न में आपको
वहाँ पर शब्द मिल जा रहे हैं, अर्थ जो हमारे शब्द का अर्थ है वो मिल जाना चाहिए। हमारे पास क्या बोल रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ दिन में काम करती है, शुरुआती दौर में है, लेकिन उनमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसे ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, जिनका महत्व कम हो रहा है और जो पारंपरिक शिल्पों पर आधारित है। तो हमारा सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है, अभी उसमें ग्रोथ कम है, लेकिन ना उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल टाइप जो पोटेंशियल इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको हम लोग सनराइज इंडस्ट्रीज भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अपने बड़े ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस राज्य को अक्सर भारत का डेट्राइट, ठीक है, डेट्राइट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो भाई तमिलनाडु को, चेन्नई को कहा जाता है। ठीक है, राज्य के आधार पर देखा जाए तो तमिलनाडु, और अगर सिटी को अगर बोल दिया जाए तो चेन्नई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का मुख्य लक्ष्य क्या है? कि हम लोग आसानी से, ईज ऑफ डूइंग, नाम में उसका काम छुपा हुआ है, ईज ऑफ डूइंग, आसानी से कार्य। तो अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है, अगर मैं पूंजीपति हूँ और मेरे को अगर किसी भी टाइप का मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तो फिर मैं अगर ऑफिस जाऊँगा, ठीक है, परमिशन लेना पड़ेगा, सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए मैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, ये घूम ही रहा हूँ, तो फिर एक तो मैं कंजटा जाऊँगा, मेरे को काम करने का मन नहीं करेगा। उससे बढ़िया कुछ ऐसा हम स्टार्ट कर लेते हैं जिससे हम लोग को इतना ताम-झाम ना करना पड़े, ऐसा करके हो जाता है। तो अगर हम लोग, तो इसी नाम से बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग बाहर, हमारे इंडिया के बाहर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर सही से सुविधा नहीं मिल रही है। तो इसी बात को हम लोग को ध्यान में रखना है, और उसी नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जितने आसानी से हम लोग बिजनेस कर पाएँ उसको हम लोग बढ़ावा देना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, व्यवसायों पर टैक्स बढ़ाना, टैक्स बढ़ाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, कंपनियों को मुफ्त में लेबर देना, ये भी गलत है। चौथा बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को खत्म करना, ये भी गलत है। सिंप्लीफाई रेगुलेशंस एंड रिड्यूस द टाइम टेकन टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये हमारा सबसे राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। आप लोग ऑप्शंस पे ना जाइए, आप लोग बस इस बात पे ध्यान जाइए कि मैं जितना बोल रहा हूँ आप तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन अभी देख रहा हूँ मैं, बी ऑप्शन ही ज़्यादा हो गया है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु है, कौन सा पूंजीगत वस्तु है? एक पाव रोटी, कार के पुर्जे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन टूल, तीसरा बोल रहा है एक जोड़ी जूते और एक मूवी टिकट। ठीक है, पूंजीगत वस्तु जो है, तो कार के पुर्जे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन टूल जो है, अगर हम लोग इसको परचेज करते हैं तो वो हमारा कैसा व्यय हो जाएगा, पूंजीगत व्यय हो जाएगा, और ऐसा वस्तु जो है हमारा पूंजीगत वस्तु हो जाएगा, जिससे हम लोग को अल्टीमेटली कल को पैसा मिलेगा। तो अगला हमारे पास क्या दिया है, 2025 में भारत सरकार का नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन किस मुख्य क्षेत्र पर फोकस करता है? प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ाना, भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और एमएसएमई की गतिशीलता, निर्यात लक्ष्यों को कम करना, फैक्ट्रियों में डिजिटल पेमेंट पर बैन लगाना। डिजिटल पेमेंट पे बैन करके क्या मिलेगा भाई, ये गलत है। निर्यात लक्ष्यों को कम करना, क्यों करेंगे कम, ये भी गलत है। प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ाना, ये भी नहीं करेंगे, तो हमारा क्या आएगा ऑप्शन, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स एंड एमएसएमई डायनेमिज्म। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।